हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नील गाइडेंस में। देखिए, हमने वर्ण विचार से संबंधित जितने भी टॉपिक्स थे, जैसे वर्ण है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर हैं, स्वर को किस प्रकार से विभाजित किया गया है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, किस-किस प्रकार से उसका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है? तो ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है? हमने उनके जो पर हर टॉपिक के हिसाब से हमने उसके क्वेश्चंस भी किए हैं। अब हम आज वर्ण विचार के जितने भी प्रश्न आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, जो पिछली परीक्षाओं में भी आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों के आंसर्स करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि आपको बताना है मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं। तो मूर्धन्य ध्वनियों में जो आपका पहला ऑप्शन है, पहला क्या है? पहला है प, फ, ब, भ। दूसरा है च, छ, ज, झ, ठीक है? और तीसरा ऑप्शन है ट, ठ, ड, ढ। चौथा आपका ऑप्शन है त, थ, द, ध, न। तो ये ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। आपको बताना क्या है कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं, मैंने आपको बताया भी था बेटा कि ये आपको याद करना ही होगा। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ, ठीक है? अगर आप इनको याद कर लेते हो, ये क्रम से भी है। जो 5 वर्ग है ना, कौन कौन से वर्ग हैं भाई? देखो, कै, चे, टे, ते और पे, ये 5 वर्ग हैं, ठीक है? कितने वर्ग है? 5 वर्ग। तो इन 5 वर्गों के ये उच्चारण स्थान है, ठीक है? तो आपसे पूछा जाए कि भाई कंठ का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, तो आप बता सकते हो कौन कौन से वर्ण होंगे उसमें? क, ख, ग, घ, अंगः, ठीक है? इस प्रकार से आप बता सकते हो। तो इसी में आपका जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया है कि आपको बताना है कि मूर्धन्य जो ध्वनियां होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो हमें क्या करना होगा? ट, ठ, ड, ढ, अण, ये होती हैं आपकी मूर्धन्य ध्वनियां। ये ऑप्शन में कहां पर है वो आपको देखना होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन नंबर तीसरा। तो हमारे पहले का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? तीसरा सही होगा, ठीक है? ये आपके जो यहाँ पे ऑप्शन में ए बी सी डी भी लिखा हुआ आ सकता है, ए ब स भी और 1 2 3 भी, ठीक है? तो वो आप देख लेना, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है बेटा? अगला इसमें देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, ये आपको बताना है। अनुस्वार किन ध्वनियों को कहा जाएगा? ऐसी ध्वनियां, ये ऑप्शन में है, स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, या फिर व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा कि जो ध्वनियां स्वर के बाद लगती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जैसे ये जो मात्राएं होती है ना, इन मात्राओं के बाद जो ये बिंदी लगती है, ये क्या कहलाती है? अनुस्वार कहलाती है, ठीक है? तो स्वरों के बाद जो लगने वाली जो मात्रा है उसको हम क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। तो आपका प्रश्न संख्या 2 का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन होगा आपका पहला, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? तो मूर्धन्य व्यंजन मैंने अभी अभी आपको बताया है कि मूर्धन्य व्यंजन जो है वो कौन से वर्ग में आता है। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से वर्ग में आता है? ट वर्ग में, ठीक है? तो आपको यही ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन में है, ए में पहले में च, दूसरे में ख, तीसरे में प और चौथे में है ट। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? तीसरे प्रश्न का आपका चौथा सही होगा,
ठीक है, ट वर्ग दे रखा है ना, ट दे रखा है, तो ट कहाँ से, उसका उच्चारण स्थान कौन सा है, ट का मूर्धन्य है बेटा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, उच्चारण स्थान जरूर आते हैं। अब तो आपके पास क्योंकि समय है, कोई फॉर्म तो अभी निकले नहीं है, ठीक है, आप इसको आराम से भी पढ़ोगे, ये आपको बार बार कहा जा रहा है कि डेली पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। आप बीच में यदि क्लास को छोड़ दोगे तो फिर समझ में आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसमें देखिए मूर्धन्य जो है वो व्यंजन कौन सा होगा, चौथा होगा, ट। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है, कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। तो ये जो स्पर्श संघर्षी है ना बेटा, ये हालांकि मैंने आपको कराया नहीं, क्योंकि आपके जो एग्जाम में के जो ग्रुप डी के हिसाब से अगर हम देखें, हरियाणा पुलिस के हिसाब से देखें, तो ये आने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। तो ये जो स्पर्श संघर्षी है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहले में झ, दूसरे में श, तीसरे में ट और चौथे में है। तो इसमें जो स्पर्श संघर्षी है ना, आपने स्पर्श व्यंजन तो मैंने पढ़ाए थे आपको, ठीक है, कौन कौन से थे, क, च, ट, त, प, ये पढ़ाया था ना बेटा। ठीक है, मैं बता देती हूँ फिर भी आपको। तो इसमें जो च वर्ग है ना, ये स्पर्श संघर्षी कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पर्श संघर्षी। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो च वर्ग में आने वाले जितने भी व्यंजन होंगे वो क्या कहलाएंगे, स्पर्श संघर्षी कहलाएंगे। अब आप अंदाजा लगा लो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका स्पर्श संघर्षी हमें क्या बताना होगा, कौन सा वर्ण जो है वो स्पर्श संघर्षी है, तो वो आपका है झ। तो ऑप्शन नंबर चौथे का कौन सा सही होगा, पहला। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथे का कौन सा सही होगा, पहला सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगले में प्रश्न जो है वो है शब्द द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। ठीक है, तो द्वित्व व्यंजन हमें बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें ये प्रयोग नहीं हुआ है। तो द्वित्व व्यंजन जो है वो मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको बताया है। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं कि जहां पर एक ही व्यंजन अपना आधा प्रयोग और कर लेता है, यानी कि व्यंजन अपने ही वर्ण का आधा प्रयोग कर लेता है। भाई क है तो आधा क हो जाएगा, ल है तो आधा ल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से च है तो आधा च और हो जाएगा। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्वित्व व्यंजन। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन देखो, जैसे सच्चा पहले में, दूसरे में लिखा है कुत्ता, और तीसरे में लिखा है बलगा, और चौथे में लिखा है बग्गा। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं कौन कौन सा, पहले में सच्चा, दूसरे में क्या है कुत्ता, तीसरे में क्या है वल्गा, बलगा, ठीक है, और चौथे में क्या है बग्गा। अब आप देखिए कि ये जो शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन। ठीक है, अब किसमें द्वित्व व्यंजन नहीं है, तीसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है ना, क्योंकि ये वर्ण अलग है, ये व्यंजन अलग है और ये अलग है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है पांचवें का कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अगला जो है आपका प्रश्न है, आपको बताना है किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है, कि कौन सी ऐसी ध्वनि है जो कि अक्षर ध्वनि कहलाती है। तो इसमें दिया हुआ है
इसमें ऑप्शन में है क और पहले में क दिया हुआ है, क नहीं है बेटा, ये श है, श। दूसरे में दिया हुआ है ई, तीसरे में आपका दिया हुआ है च, ठीक है, और चौथे में आपका दिया हुआ है त। ठीक है, आपको बताना क्या है, अक्षर ध्वनि है क्रमांक वाली, तो वो कौन सी है बेटा, ये है ई। कौन सा आएगा, ई आएगा। तो इस प्रश्न संख्या 6 का जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा सही होगा, दूसरा सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, बताओ भाई। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, फिर वही बात आ रही है, आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य और ओष्ठ। ये तो पता होना ही चाहिए कि किस सीरीज से कैसे आ रहे हैं। पहले कंठ, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंत्य, फिर ओष्ठ। ठीक है, ये 5 आपको जब क्रम से याद हो जाते हैं तो उच्चारण स्थान आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। अब इसमें क्या पूछा है कि बताओ कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, किसका पूछा है, ट का। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे देखो क है तो क वर्ग से शुरू होता है, क ख ग घ अंग है, ठीक है, और तालव्य च छ ज झ इ, ठीक है। अगला है मूर्धन्य, च के बाद क्या आएगा, ट आएगा, ठीक है, ये ट नहीं आएगा बेटा, ट आएगा, ट, ठीक है। अब हमें हमसे क्या पूछा गया है कि हमें बताना है कि ट का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, कौन सा उच्चारण स्थान होगा, मूर्धन्य होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ट का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धन्य। तो इसमें देखिए मूर्धन्य कौन से जो ऑप्शन में है वो है, देखिए पहले में लिखा है कठोर तालु, दूसरे में लिखा है ओष्ठ, तीसरे में लिखा है मूर्धा और चौथे में लिखा है दंत। ठीक है, तो ये इनमें से हमें पता करना है, तो ऑप्शन जो है वो कौन सा सही होगा, ये होगा बेटा 7वें का तीसरा सही। 7वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। और तीसरे में ऑप्शन में क्या लिखा है, मूर्धा, इसको मूर्धा भी कहते हैं, मूर्धन्य भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न के अनुसार अगला प्रश्न है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, बताइए। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, आप कमेंट भी कर सकते हो साथ के साथ, ठीक है, तो बताइए कौन सी है। मैंने आपको वर्ण का जो पहला पाठ पढ़ाया था उस चैप्टर में मैंने ये बताया था कि वर्ण की जो लघुत्तम इकाई है भाषा की वो तो वर्ण है, लेकिन अगर आ जाए कि सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, यानी अर्थ के आधार पर लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो आप क्या करोगे, कौन सी है बेटा, लघुत्तम इकाई कौन सी हो गई, लघुत्तम इकाई ये हो गई आपकी वर्ण, ठीक है। और सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी हो गई, सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी हो गई, वो हो गई बेटा शब्द, कौन सी हो गई, शब्द हो गई। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, ये देख लीजिए। अब आप आपकी स्क्रीन पर तो आ ही रहा है, आप बताइए कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है शब्द, वाक्य, वर्ण और उपवाक्य।
यानी कि पहले में शब्द, दूसरे में वाक्य, तीसरे में वर्ण, चौथे में आपका दिया हुआ है उपवाक्य। तो यही आपको बताना है कि ऑप्शन में आंसर क्या आएगा। तो प्रश्न संख्या 8वें की ऑप्शन में कौन सा आएगा? पहला आएगा। पहले में क्या दे रखा है? शब्द दे रखा है। क्या दिया हुआ है आपका? शब्द। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है, ये सारे ही प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है कि किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? मैंने कौन कौन से बता रखे हैं आपको? मैंने आपको बताया हुआ है स्पर्श व्यंजन, ठीक है, और स्पर्श के बाद क्या था? अंतःस्थ था। उसके बाद क्या था? ऊष्म था, ऊष्म व्यंजन। अब आप बताओ कौन सा है ऊष्म व्यंजन, कौन सा होगा? भाई कैसे लेकर मैं तक तो स्पर्श व्यंजन हो गया, ठीक है, और अंतःस्थ व्यंजन में क्या आ गया? या, रा, ला और व आ गया, ठीक है। अगला आता है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं बेटा श, श, स और ह, ठीक है, ये होते हैं। अब इनमें से आप ऑप्शन में देख सकते हो। तो ऑप्शन में देखो, लिखा है किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है। ए में दे रखा है श पहले में, दूसरे में दे रखा है से, तीसरे में दे रखा है ये, और चौथे में दे रखा है श, षटकोण वाला, ठीक है। तो इसमें आप बताइए कि क्या आएगा, कौन सा नहीं है? ये नहीं है, ठीक है। और ये जो है वो कौन से नंबर पर है आपका? ये आपका तीसरे नंबर पर है। 12वें, ये 9वें का आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब ये तीसरा कहाँ आता है? ये देखो तीसरा कहाँ आता है? यहाँ पे य, र, ल और व, ठीक है। और ये स्पर्श व्यंजन यानी कै से लेके और मैं तक, ये क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक? आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 10वीं, हाँ 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न के अनुसार आपको बताना है पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, पहले में ट, दूसरे में ठ, तीसरे में ल और चौथे में च। इनमें से आपको बताना क्या है? पार्श्विक व्यंजन बताना है। तो देखिए पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन मैंने आपको ये भी कहा था कि मैंने ऐसे बना के भी दिखाया था कि जो हवा होती है वो यहाँ से निकल जाती है, पार्श्व से निकल जाती है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा वर्ण बताया था मैंने उस समय, कौन सा वर्ण या कौन सा व्यंजन बताया था, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा था? कौन सा था बेटा? ये था आपका ल, ठीक है। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ल होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रश्न है किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है, जिसका ऑप्शन तीसरा आपका सही होगा। तो प्रश्न संख्या जो 10वीं है, प्रश्न संख्या 10, कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा, ले, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका। अगले प्रश्न के अनुसार अगला प्रश्न है किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है? आपको ये बताना है
अल्पप्राण ध्वनि जो है, मैंने अल्पप्राण ध्वनि के लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको बताई थी कि अल्पप्राण में आपको क्या करना होगा। भाई जो कै से लेकर और मैं तक और लास्ट तक, यानी कि जितने भी व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं, उन्हें अल्पप्राण और महाप्राण में बांटा गया है। ठीक है, तो हमें उसी में से बताना है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं कौन कौन से। पहले में फ और ध है, दूसरे में ठ और भ है, अगला है तीसरा जिसमें क और ल है, और चौथे में ख और अढ़ है और ढ है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा। 1, 3 और 5 ये जो होते हैं इनको हम क्या कहेंगे, अल्पप्राण। ठीक है, क्या कहेंगे, अल्पप्राण कहेंगे। और दूसरा और चौथा वर्ण इसको हम क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद आता है कि अंतःस्थ। तो अंतःस्थ जो है वो अंतःस्थ क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है। य, र, ल और व ये क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, अल्पप्राण पूछा गया है। तो पहला जो व्यंजन है वो तो कौन सा हो गया, क हो गया, क हो गया ना। अब अगला हमसे क्या पूछा है, अल्पप्राण में ही कि बताओ भाई अगला कौन सा होगा। तो ल है इसके अंदर, ल भी क्या है, अल्पप्राण है। ठीक है, ये सारे अल्पप्राण हो गए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो हमें अल्पप्राण ही बताना था। तो ऑप्शन देखिए आप कौन सा सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, तीसरा। तीसरा सही है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11वें में हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, कै और ले। ठीक है, कै और ले। ठीक है बेटा, अगला देखिए, अगला इसमें प्रश्न है, कै वर्ण जो क है वो वर्ण उच्चारण के आधार पर या उच्चारण की दृष्टि से क्या है, आपको ये बताना है कि बताओ कि उच्चारण के आधार पर कै वर्ण को हम कहाँ रखते हैं। तो उच्चारण के आधार पर जो वर्ण है या व्यंजन है इसको कितने भागों में बांटा गया था, कितने भागों में, कंठ है, आपका तालव्य है, आपका मूर्धन्य है, दंत्य है, ओष्ठ है। ठीक है, तो कंठ, मूर्धन्य और आपका तालव्य। तो आपको बताना क्या है, कै वर्ण, ये है कै। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कै जहां भी कै वर्ग आ जाए उसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा, कै मतलब कंठ है। ठीक है, तो जो उच्चारण स्थान है वो भी किससे शुरू हो रहा है, कंठ्य से, यानी कि क से शुरू हो रहा है। तो क का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ्य होगा। ठीक है, क का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ्य होगा। ठीक है, और एक तो ये और एक ओष्ठ वाला। ओष्ठ वाला कौन सा है, प फ ब भ म। तो ये जो दोनों होठ मिलते हैं आप उसको बोल के देख सकते हो। बीच में आपको 3 ही तो याद करने हैं, एक तो तालव्य है, मूर्धन्य है और दंत्य है। ठीक है, और उसमें भी याद करने वाला कुछ है नहीं, आप बोल के देखोगे तो उच्चारण स्थान आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगला देखिए, इसमें ये जो प्रश्न है हमारा अगला, कै वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है, तो क्या है ये, कंठ्य है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें दूसरा, कंठ्य। कौन सा है, कंठ्य है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है घोष और अघोष। ठीक है, मैंने आपको जो भी हार्ड क्वेश्चंस थे वो हार्ड ही लिए हैं, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में अधिकतर आप लोग अटकते हो कि जैसे कि कोई उच्चारण स्थान का प्रश्न आ जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे करना है।
जैसे कोई अल्प प्राण महाप्राण से संबंधित प्रश्न आ जाए तो दिक्कत आती है, घोष अघोष से संबंधित प्रश्न आ जाए तो भी आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसलिए पहली बात तो यही है कि आप जब शुरू करते हो ना, तो पहले वर्ण को पढ़ो, फिर स्वर को पढ़ो, फिर व्यंजन को, और जिस तरह से मैंने डिटेल में क्लास दी हुई है उसी तरह से आप उसको कंप्लीट करें, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा और कहीं आपको कभी कोई गलती आप इसमें नहीं करोगे, ठीक है। तो देखिए इसमें अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो घोष का मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही कि अघोष पहला दूसरा, ठीक है, और घोष तीसरा चौथा पांचवा, ये ध्यान रखना है भाई। 5 ही तो जो सीरीज में हम लगाते हैं क ख ग घ अंग ह, तो ये 5 हो गए ना। तो ये जो 5 हो गए उन पांचों को हम 1 2 3 4 5 करके करेंगे, ठीक है। और उनको हमने इस प्रकार से डिवाइड किया कि हम अल्प प्राण भी आसानी से निकाल सकते हैं और घोष अघोष भी, ठीक है। तो देखिए घोष और अघोष, अघोष तो हो गया पहला दूसरा, ठीक है, और घोष कौन सा हो गया, ये होगा तीसरा चौथा और पांचवा। महाप्राण में क्या है, ये अल्प प्राण और महाप्राण में अल्प प्राण और महाप्राण, इसमें आपको क्या करना होगा। अल्प प्राण में क्या है कि पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा बच गए, कौन से, दूसरा बच गया और चौथा बच गया, ये महाप्राण हो गए, ठीक है। ये आपको समझना होगा, ठीक है। अगला इसमें देखें कि इसमें जब पूछा है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से बताओ कि घोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन में दिया हुआ है प, ट, द और ब और थ है बेटा ये, ठीक है। इनमें से हमें बताना है घोष वर्ण। तो आप यहाँ चले जाओ, यहाँ पे आप देखो तीसरा चौथा पांचवा, इनमें से कौन सा आ रहा है। भाई पै तो पहले से ही शुरू हो रहा है, पै फै बै भै मै, पै पहले आ रहा है ना, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो अघोष है। अगला ट है तो ट ठ ड ढ अण, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगला है थ, तो त और थ, तो पहला और दूसरा हो गया ना, तो ये तो अघोष में आ गया। अब अगला देखो क्या है, द है, त थ द तीसरे नंबर पे आ रहा है ना। तो जब तीसरे नंबर पर आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, तीसरे नंबर पर आ रहा है तो क्या कहलाएगा, घोष कहलाएगा। इसलिए प्रश्न संख्या 13वें का जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा आपका, ऑप्शन ड में कौन सा आ रहा है, तीसरा होगा। कौन सा होगा, तीसरा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका आता है प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। कितनी है ये तो बता ही दोगे, बहुत आसान है आपके लिए। हिंदी वर्णमाला में वर्णों, ये स्वरों की संख्या कितनी है। तो यदि ऑप्शन में मैंने आपको कहा भी था कि यदि 11 आता है तो आपको 11 ही करना है। तो ऑप्शन में है 8, 9, 11 है और 14 है, तो आपको कौन सा ऑप्शन करना है, तीसरा करना है। 11 होते हैं, तीसरा, ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न के अनुसार 15वां प्रश्न है, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं। भाई जो लिखा गया है, लिखने के लिए क्या चाहिए, वर्ण संकेत चाहिए, यानी लिपि चाहिए, ठीक है। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता, तो सहायता किसकी ली गई है, वर्ण संकेतों की। क्यों ली गई है, अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। तो हम अपने भाव और विचारों को जब अभिव्यक्त कर रहे हैं तो उसके लिए हमें किस साधन की जरूरत पड़ी, वर्ण
संकेतों की। तो हमें यही बताना है कि इसको क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं बताइए? लिपि कहते हैं, भाषा कहते हैं, वर्ण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें? प्रश्न संख्या 15वें में बताइए क्या आएगा? लिपि। पहला जो ऑप्शन है वो सही होगा, लिपि। ठीक है, समझ में आ गया? लिपि है ये। भाई लिपि का मतलब क्या हो गया? लिखाई चिन्ह। तो वो चिन्ह कौन से हैं? वर्ण है हमारे। ठीक है, उन वर्णों के सहायता से ही हम लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? अपने विचारों को लिखते हैं या अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला देखिए इसमें। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ये आपको बताना है। ये प्रश्न शायद दूसरी बार आ रहा है या ऑप्शन में अलग था। चलिए देख लेते हैं इसे। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन, प्रश्न संख्या 16वीं। इसमें आपको बताना है कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। मैंने आपको अभी बताया, स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। स्पर्श में क्या होगा? क से लेके मैं तक होगा। अंतःस्थ में य र ल व होगा। और ऊष्म में क्या होगा? श श स और ह। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन ही सही है, श श स ह। ठीक है, अगला इसमें ऑप्शन है त थ द और ध। अगला है तीसरा ट ठ ड और ढ। चौथा है च छ ज और झ। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होना है? 16वें का पहला। पहला कौन सा है ये? ऊष्म व्यंजन में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, श, स और ह। ठीक है, ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अगला देखिए। अगला आता है इसमें कि क्ष वर्ण किसके योग से बना? बहुत बार आता है ये प्रश्न। तो कि क्ष जो वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है, वो किसके योग से बना है? अब देखो, ये है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श। ठीक है, कई बार पहले भी मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूं ये। क जमा श, ये तो हो गया क्ष क्षत्रिय। त्रय में क्या होगा? त जमा र। ज्ञ में क्या होगा? जय जमा र। ये ठीक है। श्र में क्या होगा? श जमा र। ठीक है, इस प्रकार से। इसमें ध्यान देने वाली बात एक छोटी सी बात है कि हलंत पहले इनमें लगता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है आपका संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में आपको बताना क्या था? कि आपको ये बताना है कि जो क्ष है, क्ष क्षत्रिय जिसको कहते हैं, वो जो वर्ण है वो किस प्रकार से बना है, उसके लिए कौन कौन से व्यंजनों का सहयोग लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, क जमा श, क जमा च, क जमा छ और क जमा क्ष। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला ही सही होगा। प्रश्न संख्या 17वें की ऑप्शन कौन सा है? पहला है। कौन कौन सा है? क जमा श। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। हो गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? हिंदी में ही नहीं, कोई भी मतलब सब्जेक्ट हो आपका, हर सब्जेक्ट में है, नहीं है, उचित है, अनुचित है, इसमें बहुत गलतियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेटा ध्यान देना। ठीक है, किसी भी प्रश्न को
आप एक बार जो आंसर करने से पहले एक बार फिर से पढ़ लो कि जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है वो एक बार फिर से देखें कि कहीं कुछ गलती तो नहीं है, क्योंकि जब आप ऑप्शन फिल कर देते हो और उसके बाद जब आप पढ़ते हो तो बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसमें देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, ये हमें बताना है कि दंत्य कौन सा नहीं है। पहली बात तो दंत्य होता कौन सा है, तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। तो दंत्य में कौन सा आएगा, तय वर्ग आएगा। दंत्य में कौन सा आएगा बेटा, त, थ, द, ध, न, ये आपके दंत्य होते हैं। ठीक है, आपको बताना है अब कि इनमें से कौन सा दंत्य नहीं है। इसमें देखो त भी है, द भी है, न भी है, कौन सा नहीं है, त नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, 18वें प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा। चौथा नहीं है, बाकी तीनों हैं भाई, तय भी है, द भी है और न भी है। ठीक है, ये दंत्य होते हैं आपके। हो गया, तो ये आपको कौन सा है, इसमें ऑप्शन कौन सा है आपका, ट है, ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न के अनुसार अगला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो वर्ण है इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ध्वनि। क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो अब बताओ कि वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि को, शब्द को, छंद को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये एचटेट में भी आया हुआ है आपका, अलग अलग स्टेट के जो एग्जाम्स हैं उनमें भी ये प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन में आंसर है वो कौन सा सही होगा, पहला सही होगा। 19वें प्रश्न का पहला सही होगा। पहला क्या है, ध्वनि। ध्वनि को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ध्वनि को ही क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका है, निम्न अंकित में महाप्राण वर्ण कौन सा है। ये अंतिम प्रश्न है आपका। ठीक है, 20वां प्रश्न कि निम्न अंकित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। मैंने आपको बता दिया, ये तो अल्प प्राण है, ये तो महाप्राण है। महाप्राण ही आपको बताने हैं, तो महाप्राण में आप बताइए अब कौन सा होगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये अल्प प्राण में अंतःस्थ भी आ गए ना। अल्प प्राण में 1, 3, 5, इनके अलावा और क्या क्या आ गए, अंतःस्थ आ गए, अंतःस्थ। ठीक है, इसमें स्वर भी आ गए सारे। इसमें क्या आ गया, महाप्राण में इसमें ऊष्म आ गया। ऊष्म जो है ना, श श स नहीं है। ठीक है, श स और है, ये महाप्राण में आते हैं। किस में आते हैं, महाप्राण में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंतःस्थ तो अल्प प्राण में आएंगे, लेकिन ऊष्म आएंगे महाप्राण में। ठीक है, और जो कैसे मैतक है उनकी ट्रिक ये मैंने आपको बता ही दी है, यहाँ पे इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसमें देखिए आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है, निम्नांकित में महाप्राण वर्ण है। ऑप्शन पहले में है र, दूसरे में है ल, तीसरे में ब, ये व है बेटा, हाँ, और चौथे में है स। तो आप बताइए कि इनमें से महाप्राण कौन से हैं। तो मैंने आपको ये बता ही दिया है कि य, र, ल और व, ये किस में आते हैं, ये हैं अल्प प्राण। य, र, ल, व, ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है जो किस में आते हैं, अल्प प्राण में। ठीक है, महाप्राण में कौन से आते हैं, ऊष्म आते हैं। तो ऊष्म में ही जो ऑप्शन है वो कौन सा है, स है। श, श, स,
ह, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। तो इसमें ऑप्शन में चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है? स दे रखा है। हमें महाप्राण क्या बताना है कि कौन सा महाप्राण है निम्नांकित में से, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? स सही होगा, यानी कि चौथा। ठीक है, ये आपका चौथा। तो 20वें प्रश्न का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है? चौथा सही है। और चौथा क्या है? स है। क्या है बेटा? स है। ठीक है, तो ये आपके वर्ण विचार से संबंधित जो प्रश्न थे, जो बहुत सी परीक्षाओं में आए हुए थे, वो सभी प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, इनसे बाहर तो कुछ आना नहीं है, बशर्ते कि आपने जितने भी मैंने वर्ण से संबंधित टॉपिक पढ़ाए हैं वो आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, तभी आप इस ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा वर्ण विचार का। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। नए आपका जो ये टॉपिक है आपका शब्द से संबंधित, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।